प्रीवियस क्लास में हमने देखा था CHSL का 50 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चन जो अंडमान निकोबार आइलैंड में 2023 में कंडक्ट किया गया था। तो उसी पेपर को हम सॉल्व कर रहे थे। प्रीवियसली मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था, आज सेकंड पार्ट है और हर एक पार्ट में 50 क्वेश्चन ही कवर कर रहे हैं। तो ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए दूसरा पार्ट का पहला क्वेश्चन, मेंशन द टाइम व्हेन द बिलो क्लॉक इज रिफ्लेक्टेड इन द मिरर। हमें क्या पूछा है? टाइम मेंशन करने बोला जब इसको मिरर में रिफ्लेक्ट करे। देखिए इसका एक आसान सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल टाइम इज इक्वल टू 1160 माइनस मिरर टाइम। अंडरस्टूड? अब ये क्या है? एक्चुअल टाइम। अभी अगर आप इसको नॉर्मली देखोगे, इसका क्या मतलब है? 130 दिखा रहा है ना नॉर्मली, ये मतलब मिरर टाइम 130 दिखाता है। आपको एक्चुअल टाइम चाहिए ना, तो आप 11.60 से माइनस कर दो 1.30, मतलब ये पॉइंट नहीं है, ये 11:60, इसका मतलब वही है। तो माइनस करने से क्या होगा? 130 माइनस करने से यहाँ पर 30 मिलता और इसको करके 10। दिस इज अवर एक्चुअल टाइम 10:30 है। ऑप्शन देखिए 10:30, यस ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस इन दिल्ली। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का बारे में बता रहा है। फ्रॉम द टेबल बिलो ड्रॉ ए पाई चार्ट। हमें इस टेबल को पाई चार्ट में कन्वर्ट करने बताया। एंड मेजर द सेंट्रल एंगल रिप्रेजेंट एक्सपेंडिचर स्टील। स्टील का एक्सपेंडिचर को कितना है वो हमें सेंट्रल एंगल बताना है। देखिए एक बात हमेशा से याद रखिएगा, कोई भी चीज को यदि हम पाई चार्ट में ड्रॉ करते हैं, परसेंटेज को पाई चार्ट में, पाई चार्ट का टोटल क्या होता है? 360 डिग्री होता और परसेंटेज का टोटल 100% होता। इट मींस 100% इज इक्वल टू 360 डिग्री, है कि नहीं? अब 1% इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय 100। डिवाइड को हम ऐसा लिख देते, यहाँ पर जगह नहीं है, 100% 1% इज इक्वल टू 100%, नॉट 100, ओके 1%। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? स्टील का कितना परसेंटेज है? 15%। 15% को डिग्री में पूछा है, तो हम 1 का जगह 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15% इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई 100 इंटू 15। ओके, अब जो जिससे काटता काट देंगे। 5 3 15, 5 2 10, 2 1 2, 2 1 2, 2 8 16, 18 इंटू 3 54। अब देखिए ऑप्शन में है कहीं पर 54, यस ये ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन में मेन फंडा लॉजिक यही है, इतना ही लॉजिक याद रखना है। ये हमारा पाई चार्ट का टोटल डिग्री कितना होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यहाँ पर पूछा है ये 4 नंबर दे यार, आपको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूछा है, आप कैसा पता करोगे? देखिए परफेक्ट स्क्वायर में जीरोस यहाँ पर 4 होने से परफेक्ट स्क्वायर होता था, लेकिन ये नहीं है, ये भी नहीं है। अब आप कैसे पता करोगे? एक चीज है, ये वाला है आंसर, लेकिन ये कैसा है? यदि आपको ट्रिक पता है तो आप इसको आराम से टिक कर लेते। ट्रिक ये है, 100 का अगल बगल का हम कैसे स्क्वायर निकालते। देखिए 100 है, ये 100 का नीचे का 90 से लेकर 99 और 100 का आगे का 101 से लेकर 109 तक हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे। कैसा? अभी मैं बताती हूँ कैसा। देखिए जैसे 91 है, 91 का स्क्वायर कितना होगा? 91 नहीं, हम 99 से चलते हैं। 99 पहला चीज, 99 100 से कितना कम है? एक कम है, तो हम लिख देंगे 98 लिख देंगे। एक कम है तो वो जो एक है ना उसके स्क्वायर कर देंगे, एक का स्क्वायर एक होता। तो हमें लेकिन कभी भी डबल डिजिट चाहिए, हमने ऑलरेडी मैथमेटिक्स क्लास में पढ़ा डबल डिजिट चाहिए, तो एक का जगह हम 01 लिख देंगे। यही है 99 का स्क्वायर। देखिए अभी आप देखिए, यदि आपको स्क्वायर का लॉजिक मालूम होगा तो आप पता पड़ गए। देखिए यहाँ पर आंसर देखिए 9 का इसमें है, लेकिन 9801 है हमारे पास। नेक्स्ट 9801 मिला, एक इसका स्क्वायर है, 99 का स्क्वायर है। अंडरस्टूड? हम आगे का स्क्वायर ही बता देते। देखिए 98 का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे? देखिए 98 100 से कितना कम है? 2 कम है, तो हम 2 कमी करके लिख देंगे। इसी से 2 माइनस कर देंगे, 98 से 2 माइनस करने से 6 हो जाएगा। 96 2 को फिर स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता, यानी कि हमें डबल डिजिट चाहिए तो 04, यही इसका स्क्वायर है। अब 97 को चलिए, 97 का स्क्वायर क्या है? 97 100 से कितना कम है? 3 कम है। अब इसी 97 से 3 को माइनस कर देंगे तो 94 मिलेगा।
और 3 कम है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, फिर हम स्क्वायर 09 लिख देंगे। ठीक, उसी तरह 96 का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर कैसे होगा, ये 96 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो इसी से हम लोग 4 को माइनस करेंगे तो 92 मिलेगा। 4 को स्क्वायर करने से 16 आता है। अब देखिए डबल डिजिट नंबर खुद में मिल गया तो जीरो रखने की जरूरत नहीं, तो 16 ये इसका आंसर है। ठीक उसी तरह 95 का स्क्वायर है, 95 का स्क्वायर, ये देखिए 95 100 से कितना कम है, 5 कम है, तो इसी से 5 को माइनस कर देंगे तो 90 हो जाएगा। और ये 5 को हम स्क्वायर कर देंगे 25 में। ओके, अब इसी तरह 94, ये 100 से कितना कम है, 94 6 कम है, तो हम इस 94 से 6 को माइनस कर देंगे तो हमें 88 मिल जाएगा। और और जो हमारा 6 कम है तो हम 6 के स्क्वायर कर देंगे, 6 6 36। ठीक उसी तरह 93 का, ओके 93 इस 100 से कितना कम है, 7 कम है, तो हम इस 93 से 7 को माइनस कर देंगे, यहाँ से 3 चले जाएगा, वहां पर 86 मिलेगा। और 7 कम है तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49, ये हमारा आंसर है। 92 स्क्वायर कर देंगे, 92 100 से फिर कितना कम है, 8 कम है, यहाँ से 2 चला जाएगा और वहां माइनस करने से 84। ओके, और 8 कम है तो 8 के स्क्वायर, 8 8 जा 64। ठीक उसी तरह 91, 91 स्क्वायर क्या है, कितना कम है 100 से, 100 से 9 कम है, तो 9 को माइनस कर देंगे, यहाँ पर यहाँ से 1 चला जाएगा और वहां पर 8, 8 से माइनस करने से 82 हो जाएगा, और 9 कम है, 9 9 से 81, ये हमारा इसका स्क्वायर है। देख रहे हो कितना आसान है हमारा स्क्वायर निकालना, 100 का जस्ट बिलो नंबर, मतलब 90 से लेकर 99 का। ठीक उसी तरह 100 से लेकर 109 यानी कि 110 तक स्क्वायर निकालना भी बहुत ईजी है। जैसे कि 101 है, 101 का स्क्वायर निकालेंगे, देखिए 101 100 से कितना जाना है, ये टाइम में हम लोग नेगेटिव देखे थे, मतलब नीचे कितना है, ये टाइम में हम आगे कितना है देखेंगे, 100 से ज्यादा कितने हैं, मतलब पॉजिटिव साइड देखेंगे। 101 100 से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो हम लिख देंगे एक, इसी में एक प्लस कर देंगे, 101 प्लस कर से 102 हो जाएगा, और जो एक ज्यादा है ना उस एक का स्क्वायर कर देंगे, एक का स्क्वायर 1 होता है, तो हम लोग डबल डिजिट है 01, यही इसका स्क्वायर है। नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपको क्वेश्चन दिया जाए 10201 10601 और आपसे पूछा जाए कि और एक दो और ऑप्शन देंगे कि इसमें से परफेक्ट स्कोर कौन सा है, कर लोगे ना नेक्स्ट टाइम। ऐसा ही होता है एग्जाम में, पैटर्न क्या होता है, सेम पैटर्न को रिपीट ही करते हैं। नेक्स्ट देखिए 102, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर अब हम कैसे निकालेंगे, 102 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो इसमें हम लोग 2 को प्लस करेंगे, 2 को प्लस करने से 104 हो जाएगा, और जो 2 को प्लस करे उसको स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने से 2 2 4 04, डबल डिजिट है। ठीक उसी तरह 103 होल स्क्वायर, अब ये 3 कितना ज्यादा है, 100 से 3 ज्यादा है, तो हम इसमें इसी में 3 प्लस करेंगे, तो हमें जब 103 में 3 प्लस करने से 103 में 3 106 मिलता है, 106, और इसी 3 का हम स्क्वायर करेंगे, 3 3 9 9 सिंगल डिजिट है, 09 कर देंगे। अब देखिए 104, इसको फिर हम उसी तरह सेम पैटर्न, 104 100 से 4 ज्यादा है, तो 104 में फिर 4 प्लस करेंगे तो हमें 108 मिलता है, और इसी 4 के स्क्वायर करेंगे, 16 डबल डिजिट आ गया तो जीरो को जरूरत नहीं, 105 स्क्वायर। ठीक है, 105 100 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, 105 में 5 प्लस करेंगे तो हमें 110 मिलेगा, और 5 का स्क्वायर 25। ठीक उसी तरह 106 स्क्वायर, 106 100 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, 6 प्लस कर देंगे, 112 36, यही इसका आंसर है। विद इन ए सेकंड आप स्क्वायर निकाल सकते हो, बस इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं, आपको यदि इस तरह कोई भी नंबर के स्क्वायर आ जाए, आप आज के बाद से आराम से निकाल लोगे ना। 107 कितना ज्यादा है, 100 से 7 ज्यादा है, तो प्लस करेंगे 1114 और 7 के स्क्वायर 49। ठीक इसी तरह 108 स्क्वायर करेंगे, 116 8 8 64, 109 स्क्वायर करेंगे, 1118 8 9 9 से 81, और यहाँ पर 110 स्क्वायर। ठीक है, अब इसका क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बताओ आंसर। चलिए यहाँ तक समझ आ गया हमारा ये क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग, मतलब हमें सिनोनिम्स पता करना है, पर्यायवाची शब्द जिसे हिंदी में कहते हैं सिनोनिम्स। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन एडवर्सरी, एडवर्सरी यानी कि एनिमी को बोलते हैं, जो दुश्मन है ना उसको एडवर्सरी बोलते हैं। कंपेनियन, कंपेनियन यानी साथी, फ्रेंड, फ्रेंड को कंपेनियन बोलते हैं।
नेक्स्ट रिलेटिव, रिलेटिव तो ब्लड रिलेशन होता है, रिलेटिव अच्छे भी होते बुरे भी होते। फाइटर, फाइटर यानी कि जो फाइट करता हो, ये जरूरी नहीं कि फाइटर दुश्मन हो, जैसे कि आर्मी, ये भी एक टाइप का फाइटर है, फाइटर एक अलग टर्म है। फो, फो यानी कि एनिमी। अभी आप बताइए इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा एडवर्सरी का? एडवर्सरी का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन, ऑप्शन डी। इसका मतलब दुश्मन, एनिमी, फो का मतलब भी दुश्मन, एनिमी। नेक्स्ट एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश का क्या मतलब है? एक्सटिंग्विश मतलब किसी भी चीज को बुझा देना, ठीक है, बुझाना, पुट आउट उसको बोलेंगे, क्या है? बुझाना। फायर एक्सटिंग्विश क्या है? फायर मतलब आग बुझाने वाला को मत उसको पुट आउट बोलते हैं। अभी ये पुट अवे का क्या मतलब है? पुट अवे का मतलब है कोई चीज कहीं पर रख देना, कहीं पर रख के भूल जाना, या फिर पुट समथिंग समवेयर, कुछ भी चीज कीप समवेयर समथिंग। तो पुट अवे का मतलब कहीं भी कुछ रख देना। पुट ऑफ का मतलब क्या है? कोई भी चीज को पोस्टपोन करना, पोस्टपोन। तो क्या ये बंद, देखो एक्सटिंग्विश का मतलब क्या? बुझा देना। तो क्या इसका मतलब मैच होता? नहीं होता। पुट अवे कहीं पर कुछ रखने को पुट अवे बोलते हैं, तो मैच नहीं होता। पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब वेयर, मतलब हम लोग कपड़ा पहनते हैं ना, पुट ऑन, तो उसको बोलते हैं वेयर। और पुट आउट, पुट आउट बोलते हैं वही बुझा देना। तो एक्सटिंग्विश का एग्जैक्ट मतलब कौन सा हो जाएगा? डी, पुट आउट। नेक्स्ट इंडिजिनियस, इंडिजिनियस यानी कि प्रिमिटिव, प्रिमिटिव पुरानातन, पुराना चीजें। विग्ड, विग्ड यानी कि दुश्मन को बोलते हैं। नेटिव, नेटिव पुराना, इंडिजिनियस नेटिव दोनों ही एक ही मतलब है। इलिटरेट अनपढ़, सबमिसिव, सबमिसिव इलिटरेट अनपढ़ है तो सबको मालूम है। सबमिसिव ओबीडियंट, ओबीडियंट, ओबीडियंट यानी कि बात मानने वाला। सबमिसिव जो इंसान बात मानता हो, ओबीडियंट हो, उसको सबमिसिव बोलते हैं। विग दुश्मन, एनिमी। ओके, तो इंडिजियस का परफेक्ट मतलब नेटिव है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल का क्या मतलब है? इसका मतलब है दोस्ती का भाव, फ्रेंडली जो भाव होता है ना, उसको बोलते हैं हॉस्पिटेबल, फ्रेंडली। सिक, सिक यानी बीमार होना। क्यूरेबल यानी कि ठीक होना। एनर्जेटिक यानी कि बहुत ज्यादा एनर्जी होना, ताकत होना। फ्रेंडली इसका ही मतलब है, फ्रेंडली। वैलियंट, वैलियंट यानी कि हिम्मत वाला, ब्रेव, ब्रेव, वैलियंट। यूजफुल मतलब कोई चीज जरूरत का होना। ब्रेव, देखा, ब्रेव, वैलियंट, हिम्मत वाला। वैलियंट का मतलब ब्रेव है। वैल्यूएबल का क्या मतलब है? कोई चीज जरूरतमंद। और एफर्टलेस बोलने से बिना कोई मेहनत का कोई चीज मिल जाना, उसको एफर्टलेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डायग्राम गिवन इन द गिव्स द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु फेल इन डिफरेंट टेस्ट। मतलब यहाँ पर डायग्राम दिया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट बताया गया, उन लोग अलग अलग एग्जाम में फेल हुआ। फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु फेल एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट। क्या बोला? एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट। यहाँ पर डायग्राम को देख के समझिए, ये वेन डायग्राम का मतलब है कि ये जो सिंगल जो 30, 75, 50 दिखाता है, इसका मतलब है ये बंदा लोग 30 स्टूडेंट सिर्फ इंग्लिश में फेल हुआ, हिंदी में 75, मैथमेटिक्स में 50। लेकिन 10 स्टूडेंट बोथ इंग्लिश और हिंदी में फेल हुआ। 12 स्टूडेंट बोथ हिंदी और मैथमेटिक्स में फेल हुआ। उसी तरह 12 स्टूडेंट बोथ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स में फेल हुआ। और 5 स्टूडेंट ऐसे जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हुआ। और जब भी बात एटलीस्ट पूछते ना, एटलीस्ट, एटलीस्ट का एक मतलब है एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब एटलीस्ट 2 बुलाए, मतलब या तो 2 या फिर मोर देन 2। मतलब हम यहाँ पर 2 में फेल होने वालों को भी गिनेंगे और 3 में फेल होने वालों को भी गिनेंगे। अब देखिए 2 में कितना जन फेल होते हैं? 2 में 10 जन फेल होते हैं। एक 10 जन इंग्लिश और हिंदी में फेल होते हैं। 12 जन इंग्लिश और मैथ्स में फेल होते हैं। ठीक उसी तरह 12 जन हिंदी और मैथमेटिक्स में फेल होते हैं। और ये 5 जन क्या तीनों में फेल होते हैं। एटलीस्ट मतलब जो 2 में फेल हुआ और जो 3 में फेल हुआ, दोनों को मिला के लेंगे क्योंकि एटलीस्ट 2 पूछा है। अंडरस्टूड? तो इन सबको प्लस करिए, ये 24 हो जाएगा। 24 प्लस 10 34, 34 प्लस 5 39। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, विच ऑफ द आंसर फिगर इज एम्बेडेड इन द क्वेश्चन फिगर। कौन सा आंसर फिगर एम्बेडेड है? आपको देख के शुरू में और हड़बड़ी में लग सकता है ये आंसर फिगर होगा, नहीं। यहाँ पर देखिए ये जो कोना है ना, ये दोनों ना यहाँ पर टच है रियल फिगर में, इसमें टच नहीं है, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है। इसको देखिए, ये
और इसको देखिए ये भी नहीं है, देखो यहाँ में नीचे काटा है, फिगर टच नहीं है। इसको देखिए, ये फिगर का आंसर सही है, क्यों? इसको देखिए, ये डिजाइन को देखिए, मैच हो रहा है दोनों एक दूसरे से। यस, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इन लीड चैम्बर द प्रोसेस द कैटलिस्ट यूज इज, द लीड चैम्बर प्रोसेस में कैटलिस्ट, कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं? देखिए लीड चैम्बर प्रोसेस क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस से इंडस्ट्री में सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर होता है, H2SO4 को प्रिपेयर किया जाता है। और ये H2SO4 को प्रिपेयर करने के लिए कैटलिस्ट क्या होगा, यदि आपने केमिस्ट्री पढ़ा है तो याद होगा, कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस है जो रिएक्शन को फास्ट करता। तो इंडस्ट्री में सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को यूज करते ताकि रिएक्शन फास्ट हो। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन क्या है, NO एंड NO2 है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये थोड़ा केमिस्ट्री का है, हो सकता आपको नहीं आता तो बाकी को भी नहीं आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। टू ट्रेन 160 मीटर 140 मीटर लॉन्ग आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या बोलते हैं, एक ट्रेन इस तरफ जा रहा है, एक ट्रेन इस तरफ जा रहा है, एक का लेंथ 160 है, एक का लेंथ 140 है, ठीक है। पैरेलल है, लेकिन रेल पैरेलल है। द स्पीड ऑफ द ट्रेन आर 77 एंड 67, मतलब इसका 77 किलोमीटर पर आवर है और एक का 67 किलोमीटर पर आवर है। ओके, अब बोला क्या गया, टाइम टेकन बाय द दम टू क्रॉस ईच अदर, दोनों एक दूसरे को कितना देर में क्रॉस करेगा, टाइम पूछा है। एक चीज याद रखिए, ये जो हमारा जो लेग का लेंथ है मीटर में है, लेकिन स्पीड किलोमीटर में है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि हम इस किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करें। उससे पहले और एक इम्पोर्टेंट है, जब भी ट्रेन का 3 कॉन्सेप्ट है, जब हम ट्रेन का चैप्टर देखेंगे तब हम पढ़ेंगे, फिलहाल एक कॉन्सेप्ट हम उसमें से बता देती। जब ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में भागता ना तो उसके स्पीड प्लस होता, याद रखेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में भागेगा तो उसका स्पीड प्लस होगा। तो यहाँ पर इन दोनों स्पीड्स को प्लस करने से, प्लस करिए, यहाँ पर 7 7 14 14 140 1 सॉरी 114 44 हो जाएगा, ठीक है, 144 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब इस 144 पर आवर किलोमीटर पर आवर को मीटर में कन्वर्ट करने की एक सिंपल लॉजिक है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। ये कैसा होता है, ये सारे डिटेल में हम इस क्लास में पढ़ेंगे। और इसके अलावा मैंने ट्रेन से रिलेटेड छोटा सा वीडियो भी बनाया था, बस बेसिक कॉन्सेप्ट बताने के लिए, आप चैनल में उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मालूम हो जाएगा। फिलहाल तो हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसा करेंगे। तो 144 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करते ही ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18, 6 2 12, 6 4 24, ओके, 3 8 24, तो 8 5 40। यहाँ पर हमें 40 मीटर पर सेकंड मिल गया। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या बोला है, 160 एंड 140, हमें टाइम पूछा है। देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो हमें क्या पूछा है, टाइम पूछा है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होगा। तो डिस्टेंस क्या है, दोनों जब दो ट्रेन दो तरफ मूव, एक दूसरे को अपोजिट भाग रहा है, जैसे एक ट्रेन इस तरफ और एक ट्रेन इस तरफ, इसमें स्पीड भी प्लस होगा और ट्रेन का लेंथ भी प्लस होगा। और ट्रेन का लेंथ ही एक तरह का डिस्टेंस है, एक दूसरे का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ना। तो 160 प्लस 140 300 है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 300 और स्पीड हमें मिल गया 40। तो हम 40 को रखेंगे, काटिए, 2 2 4, 2 1 2 5 यहाँ पर 2 1 2 7 2 5 पॉइंट, तो 7.5 यानी कि 7.5 सेकंड में ये कवर करता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3, कौन सा ऐसा है जो बाकी तीनों से डिफरेंट है। देखिए फिश में फिन होता, देखिए फिश का जो ये होता ना, उसको फिन तो मालूम है ना, फिश का कैसे बताए, फिश का आउटर जो छिलका होता, कांटा होता है ऐसा, उसको बोलते हैं फिन, ओके। और ये फिन का हेल्प से क्या करता, फिश मूव होता पानी में, ओके। और ये वेल का पास क्या होता, फ्लैपर्स होता, ठीक है। और बैट का पास क्या होता, विंग्स होता। और फ्रॉग के पास क्या होता, लंग्स होता। अब इसका इंपॉर्टेंस पूछा, आप अब इसमें देखिए, इसमें डिफरेंट कौन सा है, डिफरेंस, फ्रॉग के पास लंग्स होता कि नहीं, आप सोचिए, है लंग्स होगा,
वेल्स के पास फ्लिपर है कि नहीं है, और इस फ्लिपर से क्या करता है, ये मूव करता है, जैसे फिश फिन से मूव करता है, वेल फ्लिपर से मूव करता है, बैट विंग से मूव करता है, लेकिन क्या फ्रॉग लंग से मूव करता है? नो। तो इसका मतलब यही ऑप्शन रॉन्ग है, मतलब आउट है, वन जो एकदम भिन्न है बाकी ऑप्शन से। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन डी। अब ऑप्शन टिक करने के टाइम में देख लीजिए, गलती से डी को मत टिक कर देना, क्योंकि डी करेक्ट है, डी को ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, ऐसे क्यों देते हैं? थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, बच्चे कंफ्यूज हो जाना, इसी वजह से ऐसा देते हैं। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर पहला क्या है, इसमें भी हमें ऑड फाइंड करना है। 41 है, 56 है, 49 है, 21 है। आप खुद से सोचिए इसमें से ऑड कौन सा रहेगा, कौन सा ऑड है, बताइए। आपको दिख रहा है यही एक स्क्वायर है, बाकी सब स्क्वायर में आता भी नहीं, कुछ भी स्क्वायर नहीं है, तो यही ऑड है, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पर डी ई एन ओ है, जी एच क्यू आर है, जे के एस टी है, ए बी के एल है। इसमें आप डिफरेंस कैसा पता करोगे, कौन सा ऑड होगा? एक ऑप्शन है कि आप नंबरिंग कर दो, नंबर क्या होगा, डी का 4 है, ई का 5 है, एन का 14 है, और ओ का 15 है। ठीक उसी तरह जी का 7 है, एच का 8 है, क्यू का 17 है, और आर का 18 है। और यहाँ पर जे का नंबरिंग 10 है, के का 11 है, एस का 19 है, और टी का 20 है। ठीक उसी तरह यहाँ पर ए का 1 है, बी का 2 है, के का 11 है, और एल का 12 है। अब देखिए एक चीज देखिए, हमने सबका नंबरिंग कर दिया, नंबरिंग ए 4 5 कॉन्जिक्यूटिव है, और 14 15 कॉन्जिक्यूटिव है, 7 8 कॉन्जिक्यूटिव, 17 18 कॉन्जिक्यूटिव, 10 11 कॉन्जिक्यूटिव, 19 20 कॉन्जिक्यूटिव, 1 2 कॉन्जिक्यूटिव, 11 12 कॉन्जिक्यूटिव, मतलब कुछ डिफरेंस नहीं मिल रहा है। सेकंड आप एक चीज कर सकते हैं, हमने इन सब का कॉन्जिक्यूटिव देखा, अभी इनका देखिए बीच का डिफरेंस। ये देखिए 5 14, इनका बीच में कितना अल्फाबेट का डिफरेंस होगा, आप देखिए 5 14 9 अल्फाबेट का डिफरेंस होगा, इस दोनों का अल्फाबेट का डिफरेंस देखिए 17 8, कितना का डिफरेंस है, इधर भी 9 का डिफरेंस है, इधर देखिए कितना अल्फाबेट का डिफरेंस है, 11 19 8 अल्फाबेट का डिफरेंस है, और यहाँ पर देखिए कितना अल्फाबेट का डिफरेंस, 9। यानी कि ये ऑड है, देखिए बाकी सब एक है, और उनका बीच का अल्फाबेट का डिफरेंस भी 9 है, ये वाला ऑड है, ऑड ऑन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यू एस बी आर सेम टाइप है। इसका बेसिक सबसे पहला इंपॉर्टेंट यही है कि आप नंबरिंग ही कर दो, नंबरिंग कर दो थोड़ा इजी हो जाता। ये 17 है, एस 19 है, बी 2 है, और आर 18 है। यहाँ पर पी 16 है, एक्स 24 है, ठीक है, जेड 26 है, डी 4 है, यहाँ पर एक्स 24 है, वाई 25 है, जेड 26 है, ए 1 है, और यहाँ पर आर 18 है, ए 1 है, ई 5 है, और जी 7 है। अब एक चीज याद देखिए, यहाँ पर ये सब रैंडम रैंडम आपको दिख नहीं रहा है, ये देखो एक रैंडम है, सब रैंडम है, 17 19 2 18, ये सब रैंडम रैंडम है। लेकिन एक चीज देखिए, यहाँ में कॉन्जिक्यूटिव है, 24 25 26, देन घूम के ए में आ गया, एक्स वाई जेड ए, मतलब ये अलग है, सबसे भिन्न है, क्योंकि ये सब रैंडम है, तो इसका आंसर सी होगा। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर सिमिलरली हम इसमें नंबरिंग करेंगे, ए बी सी डी वाला कॉन्सेप्ट में नंबरिंग ही बेस्ट होता। अब देखिए एन का क्या नंबर है, 14 है, क्यू का क्या नंबर है, 17 है, ठीक है, एम का क्या नंबरिंग है, 13 है, और पी का क्या नंबर है, 16 है, बी का 2 है, डी का 4 है, और एच का कितना है, 8 है, के का 11 है। अब इससे कुछ मालूम होता है, नहीं मालूम होता है। नेक्स्ट हम कर सकते हैं कि इन दोनों का बीच का अंतर देखिए 3 है, इनका ही बीच का अंतर 3 है, इनका बीच का अंतर 2 है, इनका बीच का अंतर 3 है। अब आप ही बता दो कौन सा करेक्ट होना चाहिए, ये वाला, क्योंकि इनका अंतर बीच का 2 है, 2 अल्फाबेट का अंतर है इन दोनों के बीच में। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को देखें, एलिफेंटा आइलैंड, लक्षद्वीप, दामन एंड दीव, अंडमान निकोबार, ये सब में क्या कौन सा अलग है, आप 2 मिनट सोच के बताइए। ये एक आइलैंड है, ओके, लक्षद्वीप एलिफेंट आइलैंड नियर मुंबई लोकेट करता है, ओके, मुंबई का बगल में है, मतलब ये अरेबियन सी में लोकेट करता है, मुंबई मुंबई का बगल में लोकेट करता है, ये अरेबियन सी में लोकेट करता है, ओके, ये ठीक है, लक्षद्वीप भी अरेबियन सी में लोकेट करता है। ये दमन एंड दीहू भी दीहू अरबियन सी में लोकेट करता है। थोड़ा सोच के देखिए, ये अंडमान निकोबार
ये बे ऑफ बंगाल में लोकेट करता है। दिस आर ऑल्सो आइलैंड, ये भी आइलैंड्स ही है और ये बे ऑफ बंगाल में लोकेट करता है। अभी आप बता सकते हो कि जल्दी से कौन सा डिफरेंट होगा। मे बी इतना सा कॉन्सेप्ट देखकर आप बोल दोगे कि मे बी ये ऑड है, लेकिन नहीं, ये ऑड नहीं है। ऑड कौन सा होगा बोलिए, ये हो जाएगा, क्योंकि ना ये दमन है ना, ये मेनलैंड का पार्ट है, दमन आइलैंड नहीं है, जबकि दीव आइलैंड है। ये एट प्रेजेंट आइलैंड है, बट दमन मेनलैंड का पार्ट है। ओके, सो यहाँ पर ये सारे आइलैंड्स का बात कर, दिस इज ट्रू आइलैंड, ये भी ट्रू आइलैंड है, ये भी ट्रू आइलैंड है, दिस इज नॉट ए ट्रू आइलैंड। सो दामन मेनलैंड का पार्ट है, दीव ए ट्रू आइलैंड है। सो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अभी 69 क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन क्या है, पशुपतिनाथ ये कहाँ पर लोकेट करते हैं? आपको मालूम होने से आप जल्दी से बता लोगे इसका मेन डिफरेंस कौन सा है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ। देखिए पशुपतिनाथ ना नेपाल में लोकेट करता है, नेपाल में। अब केदारनाथ कहाँ पर लोकेट करता है? ये इंडिया में लोकेट करता है। बद्रीनाथ भी इंडिया में लोकेट करता है, सोमनाथ भी इंडिया में लोकेट करता है। तो इसी से आपको मिल जाता है कि ऑप्शन ए रॉन्ग है, मतलब करेक्ट है, मतलब ये इन हिसाब से मैच नहीं होता है। केदारनाथ उत्तराखंड में लोकेट करता है, बद्रीनाथ उत्तराखंड में लोकेट करता है, सोमनाथ गुजरात में लोकेट करता है। ठीक है, तो इससे डायरेक्ट है कि आपको एरिया मालूम हो कि कहाँ में लोकेट करता है, वही इसका डिस्टिंग्विश है, अदरवाइज कोई और बड़ा डिस्टिंग्विश नहीं है। अब ये दो क्वेश्चन देखिए, ये दो थोड़ा सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, आपको सेम तरह का ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा। ये देखिए नंबर्स है, नंबर से अभी कैसे पता करोगे कौन सा ऑड है, ऑड कैसे निकालोगे? इसके निकालने का आप सोचिए, आप कैसे ऐसे नंबर्स का ऑड निकालोगे। पहला एक कॉन्सेप्ट है कि आप डिजिट्स का सम कर दो, पहला यही है। आप माइनस करने से कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, माइनस किससे किसको करोगे, तो पहला सम निकालो। देखो सम निकालेंगे तो 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 5 16 मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 2 14 मिल जाएगा। यहाँ पर 7 प्लस 6 13, यहाँ पर 14, ये तो 14 14। अब यहाँ पर 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 4 13। देखिए आपको कुछ भी नहीं मिलता है, कोई भी मतलब मैचिंग मिलता है, नहीं मिलता है। अभी आपको अभी ये प्लस वाला कॉन्सेप्ट आपका काम नहीं किया। नेक्स्ट क्या कर सकते हो आप, ये चेक कर सकते हो ये नंबर्स कहीं किसी के स्क्वायर्स तो नहीं है, स्क्वायर वाला चेक करोगे। ओके, अभी देखो स्क्वायर नो, ऐसा तो स्क्वायर लगता नहीं। यदि आपको स्क्वायर याद है तो याद तो करना है, यदि आपको एग्जाम क्लियर करना है तो स्क्वायर भी नहीं है। सो ये भी काम नहीं किया, स्क्वायर वाला भी काम नहीं किया। अभी लास्ट हमारे पास हथियार है, क्या? हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, मतलब डिविजिबिलिटी क्या, ये सब डिविजिबल होता है कि नहीं 2 से। अब देखिए और एक इससे इजी तरीका है कि आप ऑड इवन चेक कर लेते, लेकिन मैंने ये सारा रूल्स इसलिए बताया क्योंकि इसके अलावा भी क्वेश्चन आएंगे ना जिसमें आपको ये रूल को अप्लाई करना होगा, इसीलिए बताया। इसमें आप ऑड इवन डिविजिबिलिटी में डिविजिबल बाय 2 से चेक करिए। अब देखिए ये तो 2 से नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, तो ये दिस इज ऑड है, सब में से अलग है, यही करेक्ट आंसर है। इसके अलावा डायरेक्टली आप ऑड इवन का चक्कर में पढ़ सकते थे, उसमें आपको डायरेक्टली मिल जाता कि ओके बाकी सब इवन ऑड है, ये अकेला इवन है। ठीक उसी तरह इस क्वेश्चन में देखो, अभी ऑड इवन का भी कॉन्सेप्ट ना अगर इसमें आप चलो तभी आपको यही मिलेगा, ये सारा इवन है, ये ऑड है, इसी से डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, लेकिन आप ये 3 रूल को याद रखिएगा। ये 3 रूल कोई भी इस तरह ऑड इवन का, जब अगर ऑड इवन वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है तो ये 3 पहले प्लस कर देना, स्क्वायर कर देना, डिविजिबिलिटी और ऑड इवन का ही रूल है, आप चेक कर लेना, तो कोई भी एक फंडा काम करेगा और आंसर आ जाएगा उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि हमें एरर फाइंड करना है। नो एरर, कौन सा एरर है हमें वो देखना है। डिस्ट्रीब्यूट दिस एप्पल बिटवीन ऑल बॉयज। देखिए जब भी बिटवीन यूज होगा ना, बिटवीन कभी भी 2 पर्सन के लिए यूज होता है, 2 पर्सन। जब अमोंग आएगा, अमोंग मतलब मोर देन 2 पर्सन, ज्यादा इंसान के लिए, तो यहाँ पर बिटवीन नहीं अमोंग आना चाहिए था, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मतलब यहाँ पर एरर है क्योंकि यहाँ पर ऑल का बात किया है, मतलब बहुत सारे जन है, तो अकेला 2 बच्चा नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लड़के हैं, तो उनमें से डिस्ट्रीब्यूट करना था। नेक्स्ट देखिए, बीइंग ए डॉक्टर वी मे सपोज ही नो हाइजीन। यहाँ पर देखिए ये बीइंग ए डॉक्टर वी मे सपोज, बीइंग एक्चुअली पार्टिसिपल फ्रेजल है, इसके बाद हमेशा से ऑब्जेक्ट आना चाहिए, यहाँ पर आया है, और बीइंग ए डॉक्टर ये रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पर होना चाहिए एज ही इज ए डॉक्टर, ये एक ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। और एक चीज हो सकता था बीइंग ए डॉक्टर, बी का जगह ही में बी,
he may be supposed to know hygiene. सो यहाँ पर बी में ये भी करेक्ट हो सकता था, लेकिन मोस्ट परफेक्ट बीइंग ए डॉक्टर एज ही इज ए डॉक्टर, क्योंकि पार्टिसिपल फ्रेजल के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल यदि कहे बीइंग ए टीचर, बीइंग ए टीचर वी रेस्पेक्ट हर, वी रेस्पेक्ट हर, क्या ये सही हो जाएगा? नो. बीइंग ए टीचर शी इज रेस्पेक्टेबल, शी इज रेस्पेक्टेड. ओके, जब भी बीइंग ए टीचर शी आएगा. सो यहाँ में बीइंग ए डॉक्टर वी नहीं यूज होता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाए. अगर वी यूज होगा तो एज ही इज ए डॉक्टर होगा. अगर बीइंग ए डॉक्टर अगर हम लोग इस लाइन को करेक्ट मानेंगे तो यहाँ पर वी नहीं होगा, ये वी हट के ही में भी हो जाएगा. ही मे बी सपोज टू नो हाइजीन. अंडरस्टूड? यदि हम बीइंग को हटा के एज ही इज रखते हैं तो बी में सपोज ए डॉक्टर, ये लाइन करेक्ट हो जाएगा. और वही जगह यदि हम बीइंग को रखते हैं, बीइंग को रखते हैं तो यहाँ पर बी को हटा के ही में बी सपोज टू नो हाइजीन, ये आना चाहिए. तो यहाँ पर ये थोड़ा दोनों ही सेंटेंस में अपने आप में थोड़ा एरर है, लेकिन मोस्ट परफेक्ट ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ही हैज गॉन आउट ऑफ डोर, गॉन आउट ऑफ डोर. देखिए यहाँ पर आउट ऑफ डोर्स होना चाहिए. क्यों? जब भी ऑफ यूज होगा आउट ऑफ, तो यहाँ पर डोर्स, डोर का दो पल्ला होता है ना, डोर्स यूज होगा. और लेकिन जब भी आउट द लिखा रहेगा तो डोर हो जाएगा. जब भी आउट द डोर ओनली सिंगल, लेकिन ऑफ जब भी यूज होगा डोर्स होगा. ये रूल है ग्रामर का. तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है. शी इज ए रियल गुड स्विमर एंड ए रियली गुड एथलीट. यहाँ पर कौन सा रॉन्ग है? अब बताइए. शी इज ए गुड स्विमर एंड गुड एथलीट. यहाँ पर देखिए गुड, ये क्या है? गुड एक एडजेक्टिव है, और गुड से पहले क्या है? ये एडवर्ब है, और एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता. ओके, तो ये एडवर्ब अगर ये रियल है तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, और वहीं पर रियली है तो ये एडवर्ब हो जाएगा. और कभी भी एडवर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव से पहले आएगा. ओके, एडवर्ब एडजेक्टिव से पहले ही आता है, और एडवर्ब रियल नहीं होगा, रियल एडजेक्टिव हो जाएगा. और एडवर्ब के लिए और रियली लिखना होगा, रियली. तो यहाँ पर एरर रियली है. शी इज ए रियली, शी इज ए रियली गुड एथलेटिक, यहाँ पर नहीं, ये नहीं, शी इज ए रियल, ये सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी. नेक्स्ट देखिए, संस्कृत इज नॉट इजी टू बी लर्न. यहाँ पर देखिए संस्कृत इज नॉट इजी, टू के बाद बी नहीं आता, तो इजी टू लर्न. यहाँ पर एरर यहाँ पर है हमारा, इजी टू लर्न, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. ओके, कैसा होता? सब्जेक्ट होता प्लस बी होगा, अगर बी यूज होता है तो प्लस एडजेक्टिव होगा, प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. सो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो टू के बाद बी यूज नहीं होता, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है, ऑप्शन ए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये बस रन 20 किलोमीटर के स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर. 20 किलोमीटर जाता है इतने स्पीड में. फाइंड द स्पीड ऑफ इन किलोमीटर विच इट विल हैव टू रन नेक्स्ट 20 किलोमीटर. मतलब नेक्स्ट 20 किलोमीटर हो जाएगा, लेकिन कितने स्पीड होना चाहिए? इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी बिकेम 30 किलोमीटर पर आवर. तो इसका एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है. देखिए एवरेज स्पीड फाइंड करने का एक अच्छा सा फॉर्मूला है. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? इक्वल टू 2xy डिवाइड बाय x प्लस वाई है. ओके, ये क्या है? x का x यानी कि एक स्पीड, ये दूसरा स्पीड, एक स्पीड दूसरा स्पीड. हमें यहाँ पर एक स्पीड बताया गया 25. मान लीजिए x का 25 है तो हमें y का फाइंड करना है, तो हम x का 25 मान के चलेंगे. और एवरेज स्पीड तो हमें बोल दिया है 30 किलोमीटर, तो ये एवरेज स्पीड की जगह 30 किलोमीटर हो जाएगा. यहाँ तक ठीक है. तो चलिए हम सॉल्व करते हैं जैसा तैसा रख के. 30 इज इक्वल टू 2 इंटू 25 इंटू वाई, डिनोमीटर में 25 प्लस वाई. यहाँ तक ठीक है. यहाँ पर 5 5 21, 25 5 6 30, 2 3 6. तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है? 3 इंटू 25 प्लस वाई इक्वल टू 5y. ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 प्लस 3y इज इक्वल टू 5y. इसको ए तरफ लेके जाएंगे तो 75 इक्वल टू 2y.
तो 2 से काट देंगे, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। तो हमें यहाँ पर मिलता है 37.5 जो स्पीड किलोमीटर पर आवर मिलता है। तो ऑप्शन देखिए 37.5, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 37.5। ओके, देखिए कंफ्यूज करने के लिए 7 दे दिया, फट से कोई भी बच्चे इसको टिक कर देगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा टिक करने का टाइम। नेक्स्ट देखिए पैसेज है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि पैसेज को आपको कैसे सॉल्व करना है, पढ़ना है। आप एक बुक लीजिए इंग्लिश का और उसमें जितना पैसेज आप पढ़ते रहिए, पढ़िए खुद से। इसमें क्या होगा, आपका लैंग्वेज अच्छा हो जाएगा, और लैंग्वेज यानी कि आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी अच्छे हो जाएगा। जैसे कि आप एक पैसेज पढ़ रहे हो, अभी आपको कोई एक वर्ड का मतलब नहीं मालूम, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी इस वर्ड का मतलब नहीं मालूम, आप उस पैसेज में आप डिक्शनरी उठाइए, उस मतलब को लिख दीजिए। यही है हमारा सिनोनिम्स, हमको क्या वर्ड मीनिंग आना चाहिए। यहाँ से आपका ग्रामर भी स्ट्रांग होने लगेगा, आप पैसेज जब रीड करोगे बहुत सारा फायदा है उस। और ये पैसेज पढ़ने के बाद लास्ट में जितना भी क्वेश्चंस गिवन रहेगा उसको आप खुद से प्रैक्टिस करो, आंसर करने की कोशिश करो, और लास्ट में चेक करो कि आपका आंसर सही आया कि नहीं। हो सकता है शुरू शुरू ना आए, लेकिन ओवर ए पीरियड आ जाएगा, हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस करना है। तो इस पैसेज को भी आप खुद से करो। हम क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गुंजन मूव टूवर्ड साउथ ईस्ट ए डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर। अब देखिए इसको सॉल्व करने का ट्रिक भी है, लेकिन फिलहाल तो मैं लॉन्ग जो है वही बता देती है। देखिए कभी भी ऐसा में कि हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लीजिए, हो गया। अब क्या बोला है, ईस्ट है, ये देखिए, और ये जो तरफ रहेगा साउथ ईस्ट रहेगा। अब गुंजन क्या होता है, मान लीजिए यहाँ से गुंजन कोई लड़की है निकल रही है, मूव टुवर्ड साउथ ईस्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर, मतलब ये तरफ जा रही है, 7 किलोमीटर गई, मान लीजिए 7 किलोमीटर इस तरफ गई। देन शी मूव टुवर्ड वेस्ट, वेस्ट कौन सा तरफ है, इस तरफ है, तो मतलब मुड़ के इस तरफ निकल गई। कितना किलोमीटर जाती है, वेस्ट ट्रैवल डिस्टेंस मतलब 14 किलोमीटर जा रही है। उसका फ्रॉम हेयर शी मूव टुवर्ड नॉर्थ। देखिए नॉर्थ क्या है, सीधा है, तो इस तरफ जाते तो सीधा जाएगी ना, सीधा जा रही है सीधा नॉर्थ की तरफ जा रही है। एंड नॉर्थ, सॉरी यहाँ पर टुवर्ड नॉर्थ नहीं, नॉर्थ वेस्ट है, सॉरी यहाँ पर नॉर्थ से ये देखिए नॉर्थ वेस्ट कौन सा है, इस तरफ नॉर्थ वेस्ट है, मतलब यहाँ तक आ गई, अभी इस तरह थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगी नॉर्थ वेस्ट। एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर, मतलब ये 7 किलोमीटर जाता है, मतलब ये दोनों पैरेलल है, मतलब यहाँ तक गई होगी ये दोनों बराबर। देखिए अब एंड फाइनली शी मूव डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। अब क्या होता है, ईस्ट ए तरफ है, तो ये तरफ मुड़ गई, इस तरफ आ जाएगी, यहाँ पर 4 किलोमीटर चलेगी। ओके, एंड स्टूड एट द पॉइंट, मतलब यहीं पर वो खड़ी हो गई, यहाँ कहीं पर खड़ी हो गई। तो हाउ फार इज शी इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए ये 4 है, इसको बनाने से यदि मैं इस फिगर को बनाऊं तो कुछ ऐसा पैरेललोग्राम का फिगर जैसा नहीं बना। तो इसका यदि हम, अरे 4 किलोमीटर है, 14 किलोमीटर है, मतलब ये फुल डिस्टेंस यदि कवर कर लेता, ये मान लो फुल डिस्टेंस मतलब यहाँ से यहाँ तक के कितना डिस्टेंस है, फुल डिस्टेंस कवर कर देता, मतलब वो 14 किलोमीटर कवर कर लेता है, लेकिन फिलहाल तो सिर्फ 4 करी है, तो बच्चा कितना रहेगा, 10 बच्चा है ना। तो 10 किलोमीटर का फासला में खड़ी है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये एक हिस्टोग्राम दिया है, शो ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मार्क ऑब्टेन बाय 56 स्टूडेंट इन सब्जेक्ट। 56 स्टूडेंट का मार्क्स बताया गया इस सब्जेक्ट में। नंबर ऑफ स्टूडेंट सिक्योर मार्क्स। अभी क्वेश्चन ये पूछा कि कितना स्टूडेंट को 70 से 100 का बीच मार्क्स मिला। देखिए 70 से 100 का बीच कितने स्टूडेंट को, 0.2 स्टूडेंट बताया गया है। अब यहाँ पर हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट पता करना है कितना है, 0.2 क्या फ्रीक्वेंसी बोलता है, ये चीज पता करना है। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का एक हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, इन केस ऑफ हिस्टोग्राम, देखिए हिस्टोग्राम में एक ही हमारा फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए। फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, हाइट इंटू क्लास विड्थ, इंटू क्लास विड्थ। हम यहाँ पर लिख देते हैं हाइट इंटू क्लास विड्थ। अभी देखो हाइट कितना है इसका, इतना हाइट इसका तो 0.2 है ना। देखिए 0.2 मतलब 0.2 हाइट है, और क्लास विड्थ कितने है, देखो यह है 70 80 90 100, 100 माइनस 70 कितना है 30, दिस इज द क्लास विड्थ। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने से 6 मिलता है ना, यही 6 हमारा आंसर है। वेरी इजी, बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी और कैलकुलेटिव है। देखिए 3 पॉजिटिव इंटीजर आर गिवन, 3 पॉजिटिव इंटीजर बोला है। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इज 180, द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड इज 450 एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इज 360। फाइंड द सम ऑफ द नंबर। इसमें सम ऑफ द नंबर पूछे है। बोलने का सीधा मतलब, मान लीजिए फर्स्ट एक्स है, सेकंड वाई है, थर्ड जेड है, तो क्या बोला है, एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या है 180, वाई जेड 180 है, वाई जेड का प्रोडक्ट कितना है 450 एंड सॉरी 450 एंड जेड एक्स का जेड
x का जो वैल्यू है 360 है। ओके, यहाँ तक। अभी हमसे पूछा कि सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ द नंबर आप कैसे फाइंड करोगे? एक हमारे पास ऑप्शन है कि ये तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब ये तीनों को एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स, ये आपका ना माइंड में कैलकुलेशन होना चाहिए। मैं तो लिख के बता रही हूँ, ये जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आएगा। ओके, लेकिन मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो 180 इंटू 450 इंटू 360 होता है, यहाँ तक ठीक है। देखिए 360, अब इसको क्या है, यहाँ पर देखिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, डबल डबल बार सब रिपीट हो रहा है, तो हमें एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, वाई स्क्वायर मिल जाएगा, जेड स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 180 इंटू 450 इंटू 360। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अभी सॉल्व कैसे करेंगे, हम ना एक नए पेज में ही सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, हमें कितना मिलता है 180 450 360, 180 450 360। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहला बात है तो हमें रूट हटाना है, स्क्वायर रूट कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट का अंदर से निकालेंगे, हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू मिलने से हम सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू के लिए स्क्वायर रूट कर दिया। अब इसका क्या फैक्टर में कन्वर्ट करें, 9 इंटू 20, ठीक है, रूट का अंदर ही है। ओके, यहाँ पर 9 5 जा 45, ओके 45, 9 5 जा 45, ओके 50, यहाँ पर 9 6 जा 54, सॉरी 9 4 जा 36 40, यहाँ तक ठीक है। यहाँ से हम लोग 9 को बाहर ले सकते हैं, फिर हम और थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं, एकदम थोड़ा और पेयर्स में ला देते हैं। 20 को 5 इंटू 4 लिख सकते हैं, यहाँ पर 9 है। 50 को 5 इंटू 2 में लिख सकते हैं, 5 5 25 इंटू 2 50, ठीक है। और 40 को हम किस तरह ला सकते हैं, 40 को 4 इंटू 5 इंटू 2 ला सकते हैं, 5 टू 10 10 इंटू 4 40। ओके, अब यहाँ पर देखिए हम लोग पेयर पेयर को जोड़ के बाहर ला देंगे, क्यों, पेयर पेयर लाने से ही तो पेयर पेयर ही तो मिलके स्क्वायर रूट से बाहर आता है ना। तो ये देखिए एक नाइन दो पेयर है, मतलब एक 9 बाहर आ गया रूट से। अब यहाँ पर देखिए एक 5 एक 5 5 5 का 5 बाहर आ गया, यहाँ पर देखिए ये 5 और ये 5 और एक 5 बाहर आ गया। यहाँ पर देखिए 4 4 एक 4 एक 4 4 बाहर आ गया। ओके, यहाँ पर देखिए 2 2 है, एक 2 बाहर आ गया। अब देखिए 9 बचा, 9 यानी कि 3 इंटू 3 है ना, तो 3 बाहर आ गया। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करें, अब 5 5 जा 25, 25, यहाँ पे 4 2 जा 8, 25 इंटू 8 200 होता है, 25 इंटू 8 200 मिल गया हमें यहाँ पर। और इंटू 3 है, ये देखो ये 3 है तो 600 मिलता। 6 से हम लोग 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 54 मिलता है, यहाँ पर हमें 5400 वैल्यू मिलते है, थोड़ा कैलकुलेटिव है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्स वाई का वैल्यू 180 है, यहाँ पर लिख देती, एक्स वाई का वैल्यू 180 है। वाई जेड का वैल्यू हमें 450 360, 450, जेड एक्स का वैल्यू 360 है, ठीक है। अब हम इन तीनों का यूज करके, इसको यूज करके एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। एक्स वाई जेड ये मल्टीपल में इसका वैल्यू क्या है, 5400 है। अभी यहाँ पर एक चीज देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वाई जेड देखिए, वाई जेड 450 है ना, तो वाई जेड का जगह एक्स इंटू 450 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 5400। ओके, कट जाएगा, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 5 1 जा 5 2 जा, यहाँ में हमें x का वैल्यू 12 मिल गया। अभी चले उसी तरह, अभी देखिए x y वाई जेड का जगह हमने 450 पुट कर दिया, अब हम यहाँ पर एक्स वाई का जगह 180 पुट कर सकते हैं, 180 पुट कर देंगे तो z मिल जाएगा, इंटू जेड इज इक्वल टू 5400। ओके, नेक्स्ट मल्टीप्लाई करिए इसको, जो जिसे काटता काटिए, 9 2 जा 18, 9 6 जा 54, 2 1 जा 2, 3 जा 6 30, मतलब z का वैल्यू हमें 30 मिल गया। अब नेक्स्ट क्या, हम हमें x का वैल्यू मिल गया, z का वैल्यू मिल गया, y का चाहिए था x, zx का वैल्यू पुट कर देंगे, zx का वैल्यू कितना है 360 इंटू y। ओके, यहाँ पर 540, अब इसको काट देंगे, 9 4 जा 36, 9 6 जा 54, यहाँ पर 4 1 जा 4 2 जा 4 सॉरी हाँ 4 2 4 2 सॉरी यहाँ पर 4 1 जा 4 5 जा 20, सॉरी 4 1 जा 4 5 जा 20, तो यहाँ पर हमें y का वैल्यू 15 मिल जाता। अभी हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा सम ऑफ द नंबर्स, मतलब 12 जो हमें मिला, 15 जो हमें मिला और 30 जो मिला, इनको प्लस करना है। 12 प्लस 15 27 प्लस 30, यहाँ पर 57। आंसर देखिए 57 है कि नहीं, आंसर है ना, तो यही हमारा आंसर है 27 प्लस 57, यस 12 30 15, यस 12 13 50 हो गया, यही हमारा आंसर है। बस ये क्वेश्चन में यही है कि थोड़ा कैलकुलेटिव है, थोड़ा आपको कैलकुलेशन ज्यादा करना होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अब नेक्स्ट देखिए इंग्लिश का इडियम्स है, आपको
यहाँ पर चूज करना होगा कि कौन सा आंसर करेक्ट है। अगर आपको इसका मतलब पता है तो आराम से बता दोगे। सॉरी, ये इडियम्स फ्रेजेस नहीं है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा। यहाँ पर हम बाकी वर्ड्स का भी मतलब पता करेंगे। पहले तो हम देख लेते हैं हेटर ऑफ मैनकाइंड। हेटर ऑफ मैनकाइंड को मिस एंथ्रोपी बोलते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। हेटर नहीं बोलेंगे, हेटर का मतलब डायरेक्ट सिंपल मतलब हेट करना। मिसोजाइनिस्ट मतलब ये पर्सन हु हेट वुमेन, वुमेन से हेट करने वाला को मिसोजाइनिस्ट बोलते हैं। और मिसोगैमिस्ट मतलब ये पर्सन हु हेट मैरिज, जी मैरिज से हेट करने वाले इंसान को मिसोगैमिस्ट बोलते हैं। और मिसएंथ्रोपी ये पर्सन हु हेट ह्यूमन, तो इसका ऑप्शन आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, ये पार्टनर इन द क्राइम मतलब एक क्राइम करने में पार्टनर को क्या बोलते हैं, ये डायरेक्ट मतलब है अकॉम्प्लिस, अकॉम्प्लिस ही बोलते हैं यार। फो का मतलब क्या है, फो का मतलब दुश्मन, एनिमी, एनिमी को बोलते हैं। एक्वाइटेंसेस यानी कि किसी को थोड़ा थोड़ा जानना है, फ्रेंड यानी कि दोस्ती बस। लेकिन अकॉम्प्लिस एकदम एग्जैक्ट मतलब है पार्टनर इन क्राइम। वन हु हैज नो मीन्स ऑफ लिवलीहुड मतलब किसी को जीने का कोई सहारा नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, स्लेव। स्लेव नहीं, स्लेव बोलने से जो नौकरी है, नौकर का काम करते हैं, स्लेव आप समझ रहे हो ना, स्लेव का मतलब क्या, बिना तनख्वाह का काम करता है। बेगर क्या है, भीख मांगना मतलब उसको जिंदगी जीने का कोई सहारा नहीं है। और जो स्लेव बिना तनख्वाह का काम करता है उसके पास फिर भी घर बार होगा, उसको जबरदस्ती स्लेवरी करा रहा होगा, एक अलग मतलब है। लेकिन बेगर क्या, उसके पास घर बार भी नहीं है, कुछ मतलब ही नहीं, जिंदगी की कोई वसूल ही नहीं है, तो उसको बेगर करते हैं, नो मीन्स ऑफ लिवलीहुड। मिस्र यानी कि बहुत कंजूस इंसान को मिस्र बोलते हैं, ठीक है। पैम्पर यानी कि जिसको बहुत ज्यादा केयर मिलता है, केयर मिलने वाला इंसान को पैम्पर बोलेंगे। किसी को पैम्परिंग करना, बच्चों को पैम्परिंग करना बोलते हैं ना, तो केयर मिलना। इसको एक्चुअली माइसर बोलते हैं, माइसर। माइसर यानी कि कंजूस, बहुत ज्यादा कंजूसी करना, उसको माइसर बोलते हैं। द एग्जामिनेशन ऑफ वंस ओन थॉट फीलिंग एंड इंस्टीट्यूशन, इसका मतलब क्या है, कोई अपना ही बात, अपना ही अंदर झांक के देखेगा, सोचेगा कि मैं क्या सोचता हूँ, अपने बारे में सोचेगा, मतलब अपना थॉट्स, क्या मेरा सोचना सही या गलत है, अपना फीलिंग के बारे में सोचेगा। ऐसा सोचने वालों को क्या बोलते हैं, इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन। ऑब्जर्वेशन मतलब कोई भी चीज को देखना, ये बड़ा चीज नहीं है, नॉर्मल सा बात है ऑब्जर्व करना, इसका ये डीप मतलब नहीं है। एग्जामिनेशन ऑफ वंस ओन थॉट ये बहुत डीप मतलब है। फीलिंग, इंस्टीट्यूशन मतलब अपने आप में झांकना, एक डीप मतलब इसका, इसका मतलब इंट्रोस्पेक्शन है। रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन बोलने से आईना में जो रिफ्लेक्ट होता है वो रिफ्लेक्शन है। ये देखिए कॉन्टम्पलेशन, कॉन्टम्पलेशन मतलब कोई भी चीज को डीपली थॉट करना, लेकिन एज डीप एज इंट्रोस्पेक्शन नहीं है। ये भी इसका मतलब कोई कोई सोचेंगे है, लेकिन इतना डीप नहीं है। तो इसका डायरेक्ट करेक्ट आंसर, एकदम एग्जैक्ट आंसर इंट्रोस्पेक्शन है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो बहुत अच्छा है। फोर वर्ड्स गिवन है, इसमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है। स्पेलिंग वाला चीज में आपको क्या करना है, आपको उसी तरह इंग्लिश बुक ले लेना है जैसे कि हमने पैसेज में किया, थोड़ा स्पेलिंग का प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत इजी है, आपको 4 से 5 मार्क्स इजी से मिल जाएंगे, ठीक है। पहला वर्ड्स देखिए, पहला वर्ड्स इम्परमानेंस, इम्परमानेंस, IMPERMANENC, यही है इसका करेक्ट स्पेलिंग, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी, IDEOLOGO आएगा, तो ये है इसका करेक्ट है। इसमें लिटरेट के बारे में बोल रहा है शायद, LITERATE, ये होगा इसका आंसर। और नेक्स्ट हैकनी, ये कौन सा है, HACKE है, इसका ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर। होप सो कि आपको स्पेलिंग अच्छी तरीके से आता है, आप थोड़ा कोशिश करें और स्पेलिंग को रिलेटेड थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, चाहे आपको कितना ही अच्छा स्पेलिंग आता हो, ठीक है। चले हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये देखिए 500 माइल लॉन्ग ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट इज रफली पैरेलल टू कोर्स ऑफ रिवर। ये बोलते हैं 500 माइल लंबा ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है। फॉल्ट क्या है, फॉल्ट यानी कि बहुत बड़ा डेप्थ, डिप्रेशन। ये हमारा इंडिया का बात कर रहा है, और इंडिया का यहाँ पर अरावली लोकेट करते हैं, समवेयर राजस्थान गुजरात का यहाँ पर अरावली है, पैरेलल ऐसा है, पैरेलल। अरावली का नीचे विध्यान माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन है विध्यान, विध्यान है ये, विध्यान माउंटेन है, अरावली है। ओके, इन दोनों का बीच में ना, ये जब इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था तभी इसका बीच में डिप्रेशन क्रिएट हुआ था। डिप्रेशन, बहुत बड़ा डिप्रेशन है, उसको क्या बोलते हैं, फॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये फॉल्ट करीबन 500 माइल्स का है। और ये फॉल्ट जो है पैरेलल टू चंबल रिवर है। चंबल मतलब नदी जो बहता है, नदी का पैरेलल में ये फॉल्ट है। तो ये किसका, इसमें आंसर कौन सा, बी ही करेक्ट है, ठीक है। 500 माइल लॉन्ग ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट इस रफली पैरेलल टू द कोर्स ऑफ चंबल रिवर, ये चंबल रिवर का पैरेलल में रन करता है। ये फॉल्ट ओरिजिनली पहले से ही था। ओके, फॉल्ट ग्रेट डिप्रेशन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए ये रेशियो का क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स 8/17 है। ये एक तरह का रेशियो में सिंप्लीफिकेशन टाइप है। इसमें कुछ नहीं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिल जाएगा, 17 एक्स स्क्वायर माइनस 17 वाई स्क्वायर मिल जाएगा इक्वल टू 8 एक्स स्क्वायर प्लस 8 वाई स्क्वायर। अभी एक्स एक्स टर्म को एक तरफ लाइए, वाई वाई टर्म को एक तरफ लाइए। एक्स टर्म को एक तरफ ला देना, 17 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और वहां पर 8 वाई स्क्वायर प्लस 17 वाई स्क्वायर, इसको माइनस करने से हमें 9 मिलता है, 9 एक्स स्क्वायर। यहाँ पर माइनस करने से हमें 24 वाई स्क्वायर मिलता है। अब नेक्स्ट कुछ नहीं, आप बस इस वाई स्क्वायर को डिनोमिनेटर में ला दीजिए, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर, यहाँ पर 25/वाई हो जाएगा। इसको स्क्वायर रूट में डाल देंगे क्योंकि हमें एक्स एंड वाई का वैल्यू चाहिए, एक्स एंड वाई का ही वैल्यू पूछा ना, तो एक्स रेस टू वाई क्या हो जाएगा, 5/9 सॉरी 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए ध्यान से करना, 5/3 ये सी हो जाएगा। डायरेक्ट ये मत टिक कर देने, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आंसर क्या है, 5/3। एक्स बाई वाई पूछा है, हमारा एक्स का वैल्यू क्या है वही हमें लिखना होगा, वाई का वैल्यू क्या वही, पहले एक्स का फिर वाई का लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज प्रिविलेंट। कौन सा कंट्री में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रिविलेंट है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसका डायरेक्ट आंसर है। ये इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, इंडिया। इंडिया में तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, और इंग्लैंड में भी पार्लियामेंट्री, लगभग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। थोड़ा प्रेसिडेंशियल भी है, यहाँ पर किंग टाइप रूल है, लेकिन ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। स्विट्जरलैंड में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो प्रेसिडेंशियल डायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, होता है। 21 क्वेश्चन देखिए, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 324 पाई सेंटीमीटर है स्क्वायर है, देन वॉल्यूम क्या है। देखिए पहला चीज तो आपको स्फीयर का सरफेस एरिया का वॉल्यूम आना चाहिए। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर, और उसका वैल्यू 324 पाई दिया है ना, वैल्यू दिया है। तो यहाँ से हम आर का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि रेडियस का वैल्यू निकाल सकते हैं। रेडियस का वैल्यू निकालेंगे तो हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। देखिए पाई पाई एक दूसरे को काट देगा, यहाँ पर 4 से काटिए, 4 इज 32, 4 1 4, यहाँ पे आर स्क्वायर 81 मिल गया, यहाँ से आर का वैल्यू 9 मिल गया, मतलब रेडियस 9 मिल गया। अभी हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम फाइंड करने बोला, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 4/3, स्क्वायर का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आप आसानी से निकाल दोगे। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर ना पाई पाई सब जगह एज इट इज है, तो हम पाई को कुछ नहीं करेंगे, छुएंगे नहीं, पाई को ऐसे छोड़ देंगे, और पाई एज इट इज रहेगा, और आर का जगह 999 लिख देंगे, ठीक है। 3 3 9 कट जाएगा। अब देखिए 9 9 81, 81 इंटू 3 इंटू 3, 3 8 24 बचेगा, और इंटू 4 करेंगे, 4 का ना, 4 3 12, 4 4 16, 17 हो जाएगा, 4 2 8 9 72 पाई। ये देखिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राहिल कार्सन रिटर्न ए बुक, इसने कौन सा बुक लिखा है। ये देखिए एक रैंडम करंट अफेयर बेस्ड जीके क्वेश्चन है, यदि आपको नहीं आता है तो छोड़ के आगे बढ़ जाइए। इसका डायरेक्ट आंसर है साइलेंट स्प्रिंग। कभी कभी होता है कि ऐसे ऐसा बुक्स पूछ लेते हैं, हमें नहीं मालूम होता है। ये एक इन्वायरमेंटल राइटर है, सो इसने बुक लिखा साइलेंट स्प्रिंग। सो यहाँ पर हमारा 98 क्वेश्चन हो गया, और 99 100 इस तरह पैसेज में आता है। पैसेज तो आप खुद से ही सॉल्व करिए, बार बार पैसेज को रीड करिए, और वहां पर उसका दिया हुआ क्वेश्चन को खुद से ही प्रैक्टिस करके देखिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के साथ, और बाकी 2 क्लास के साथ ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा CHSL का पेपर सॉल्व। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के साथ।